गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RS कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम 12th क्लास की अकाउंटेंसी का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी यूनिट फर्स्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो CBSE का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर उन्होंने 3 यूनिट्स को रखा है, पार्ट बी में उन्होंने 2 यूनिट्स को रखा है और पार्ट सी जो एक प्रोजेक्ट वर्क है और जो कि स्कूल द्वारा सबमिट आपको करवाना है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, रिटन टेस्ट होगा, वाइवा होगा, तो उसके अंदर आपको जो है वो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। लेकिन जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो ये चैप्टर है इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है और इसमें जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होगी वो होगी, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा, ठीक है। बट हमें जो इस यूनिट में क्या क्या कवर करना है एक बार फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं। जैसा कि स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा, सबसे पहले तो हमें इसका कंसेप्ट डिस्कस करना है कि NPO होता क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसके फीचर क्या होते हैं और उसे कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके फीचर, उसे कैसे तैयार किया जाता है। और इसके अलावा जो एडजस्टमेंट आएंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, वो 3 या 4 नंबर में, 3 या 4 से ज़्यादा नहीं होंगी और वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे सब्सक्रिप्शन पर, कंज्यूमेबल कंजम्पशंस पर, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स पर। और इसके साथ साथ हमें कुछ रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में भी बात करनी है। और ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ इज़ नॉट टू बी प्रिपेयर्ड, उसे हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहूँगा, ये चैप्टर सेम टू सेम है +2 में भी। हमें सबसे पहले NPO का मतलब समझ लेना होगा। देखिए स्लाइड में शो हो रहा होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, जिनका एम जो होता है वो सर्विसेज देना होता है, वो चाहे वो जनरल पब्लिक को हो या उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हों। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स बहुत सारे लिख रखे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, पब्लिक एंड सोशल बेनिफिट्स के रिलेटेड बन सकती है, आर्ट, कल्चर और ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड बन सकती है, तो ऐसे बहुत सी रिलीजियस रिलेटेड भी बन सकती है। तो बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। तो अब बात आती है कि अब हम बात करेंगे NPO के मीनिंग की और उनके कंसेप्ट्स की। देखिए, दीज आर द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेटअप विद अ जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बने होते हैं और रेंडरिंग सर्विस करते हैं किस किस को, जनरल पब्लिक को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को। ये तो हो गया मीनिंग, बिल्कुल आसान शब्दों में, कि ये अपनी ही जो मेंबर्स हैं उनको सर्विस देते हैं या फिर जनरल पब्लिक को भी ये सर्विस देते हैं। उसके बाद आता है इनका मेन एम। मेन एम इनका प्रॉफिट कमाना नहीं होता, परंतु ये कमाने के योग्य जरूर होते हैं। अब तीसरा जो इसमें मीनिंग या कंसेप्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं वो आते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी पर। देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि अगर इसके सारे मेंबर भी मर जाएं तो भी ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट नहीं होगी। अब आता है एग्जाम्पल्स में हमने बात की, जैसे स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, सोसाइटीज़ हो सकती हैं और कल्चर और आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि NPO में कवर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक NPO के क्या फ़ीचर होने चाहिए या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहला जो इसमें फ़ीचर निकल के आता है कि वो फॉर्म्ड बाय प्रमोटर, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय प्रमोटर हु कैन आइदर भी इंडिविजुअल भी हो सकता है वो एक, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं, या फिर एंटरप्राइज भी क्या बना सकती है, NPO बना सकती है। उसके बाद एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, आपने पहले बात कर ली कि द लाइफ ऑफ NPO अनअफेक्टेड बाय द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। उसके बाद बात आती है पर्पज़ की। पर्पज़ इसका क्या है, एम देना, सर्विसेज देना। और पर्पज़ क्या है, कल्चर, एजुकेशन, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना। उसके बाद आता है फॉर्म, किस फॉर्म में ये बनाई जाती है। देख, ये ज़्यादातर चैरिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद आता है नॉट प्रॉफिट मोटिव। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो NPO है उसका उद्देश्य जो है, यानी कि एम है, वो लाभ कमाना नहीं होता। हालांकि ये कैपेबल होती हैं प्रॉफिट कमाने के, बट ये प्रॉफिट नहीं कमाती। अब बात आती है, हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो ये प्रॉफिट कमाती है उसे हम एक वर्ड लिखते हैं सरप्लस, जैसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पर, तो उसे हम सरप्लस कहते हैं। सरप्लस कब आता है, जब हमारे जो खर्चे हैं वो
हमारी इनकम से कम रह जाएंगे। यानी कि क्रेडिट साइड जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम इसमें बनाएंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। अगर क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा हो जाती है और डेबिट साइड हमारी कम रह जाती है तो उसमें उस केस में हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉफिट नहीं लिखती, उसे सरप्लस लिखती है, और साथ ही जो सरप्लस वो कमाती है वो मेंबर्स में नहीं बांटती है। गाइज इस बात को हमें याद रखना है और पेपर में भी, एग्जाम में भी इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कौन करेगा? अब देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए मैनेजमेंट कमेटी या ट्रस्टीज बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। अब बात आती है फंडिंग की। हर ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए एक फंडिंग की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा जो मेन सोर्स ऑफ फंडिंग है वो है सब्सक्रिप्शन या डोनेशन या ग्रांट्स रिसीप्ट, ऐसे बहुत से सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। एनुअल फीस भी ले सकते हैं, एडमिशन फीस भी लेते हैं वो, तो ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं इनके, तो इन सोर्स पे भी हम चर्चा अलग से करेंगे। उसके बाद आता है अकाउंट। देखिए, इन्हें अकाउंट्स बनाने की वैसे तो कोई ज़रूरत होती नहीं, लेकिन एक एनपीओ को अकाउंट्स दो मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाना पड़ता है। एक तो जो कि फंडिंग है उसकी सही इम्प्लीमेंटेशन हो सके, यानी कि जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है लोगों से उसको उन्हीं की भलाई पर लगाया जा सके। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है स्टैट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास इनको अपने अकाउंट्स को सबमिट कराना होता है, जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन लेती हैं। तो हर एक एनपीओ को 3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद बात आती है, एक छोटा सा टॉपिक हम और उठा लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला तो इनका काम क्या है? रेंडरिंग सर्विसेज। और उनका काम क्या है? उनका काम है अर्न प्रॉफिट करना। उसके बाद फॉर्मेशन की बात आती है। फॉर्मेशन में अगर मैं फॉर्म बाय ये करते हैं, ट्रस्टीज मैनेज करते हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर काम करता है। अब फंड कहाँ से आएगा? इसमें डोनेशंस से पैसा आता है, वहाँ पर एंटरप्रेन्योर या जो ओनर है वो पैसा लगाते हैं। और एक बात इसमें याद रखने वाली बात है, प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर शोन एज अ रिजर्व। उसमें इसको शो कर दिया जाता है रिजर्व के थ्रू, लेकिन इसमें प्रॉफिट को बांटा ही नहीं जाता। जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉफिट को बांटा नहीं जाता। उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे। 3 अकाउंट्स बनाती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। दूसरी तरफ वो बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब बात आती है, अगर हमारी इनकम ओवर हो जाती है एक्सपेंडिचर के तो उसे नाम दिया जाता है सरप्लस। लेकिन दूसरी तरफ अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाती है, डेबिट साइड से एक्सेस हो जाती है, तो उसे नाम दिया जाता है नेट प्रॉफिट। तो और वो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स में, अगर नहीं करते तो वो रिजर्व्स में डाल दिया जाता है। बट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि प्रॉफिट को बांटा नहीं जाएगा। इसमें एक और बात है यहाँ पर जो लिखी नहीं गई, मैंने लिखना भूल गया हूँ, जो डेफिसिट वर्ड यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाना होगा। क्योंकि अगर मान लो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा, उसे डेफिसिट कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए क्रेडिट से तो हम उसे लॉस कंसीडर करते हैं। और एक एनपीओ में एक और ख़ास बात होती है, इसमें फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। उसका हम डिस्कस करेंगे कि फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसी होती है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे करके थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर भी कि फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए एक पर्टिकुलर फ़ंड बना देना। सपोज़ करो कि स्पोर्ट्स फंड बना दिया। अब स्पोर्ट्स फंड बनाया है तो उसमें से हम जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्पोर्ट्स पे कोई खर्चा करना है, कुछ भी एक्सपेंस करना है, तो हम उस फंड से करते हैं। तो इसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। ये सिर्फ फंड बेस्ड अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही के द्वारा ही की जाती है। तो आज के जो टॉपिक में हमने जो सीखा है वो हमने 2 चीज़ों पर डिस्कस की है वैसे तो बेसिकली, एक तो मीनिंग पर, उसके फीचर्स पर, और एक ये डिफरेंस हमने देखा कि एनपीओ और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आगे की क्लासेस जो होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है, और बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है, और हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस, बाय।